हेलो एवरीवन। ईडीपी के मॉड्यूल 5 में स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर आज हम बात करेंगे एमएसएमई के समाधान योजना के। एमएसएमई की जो समाधान योजना है उसमें जो सेलर के राइट्स हैं वो हमने अपने प्रीवियस सेशन में जाने कि वो कैसे अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, क्या क्या फैसिलिटी एमएसएमई ने दे रखी है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है और उसका बेनिफिट उठा सकता है जो उसके बिजनेस रन करने के लिए और उसको क्रेडिट साइकिल मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी जो योजना है एमएसएमई की समाधान योजना, इसे नोटिफाई किया गया है कंपनीज एक्ट में भी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसके लिए एक प्रोविज़न इंक्लूड किया है। इसका एक फॉर्म है जो जाता है एज एन इनिशियल रिटर्न और एज एन हाफ ईयरली रिटर्न, जिसमें जो बायर है उसकी लायबिलिटी फिक्स करी गई है कि वो जो भी ड्यूज़ है सप्लायर्स के साथ, जो भी उसका ड्यूज़ है वो उसके लिए रिटर्न फर्निश्ड करे विद रीजंस कि उसने वो चीज़ क्यों नहीं करी है, उसका पेमेंट क्यों नहीं किया है। ये एक बहुत ही बैलेंस तरीका है। एक तरफ एमएसएमई की समाधान योजना ने सप्लायर को राइट दिया कि वो अपने राइट को आइडेंटिफाई करके एक्सरसाइज कर सकता है, दूसरी तरफ बायर पे भी ये ऑब्लिगेशन लगाया कि वो अपने जो भी ड्यूज़ हैं उन्हें अपने जो एक रिटर्न भरना है उसमें वो मेंशन करे विद द रीज़न और विद द अमाउंट। ये उनके ऊपर भी लायबिलिटी डाली और उसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स डिफाइन करे अगर वो इसे कंप्लाई नहीं करते हैं। तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं इसके अंदर क्या प्रोविज़न है और ये कब नोटिफाई हुआ और कब से आपको इसका कंप्लायंस करना। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये पता होना चाहिए कि आप एज एन सेलर, एज एन सप्लायर, आपकी राइट्स दोनों साइड से, बायर के ऊपर ऑब्लिगेशन और सेलर के ऊपर एक लिबर्टी कैसे एक्सरसाइज हो सकती है। तो स्पेसिफाइड कंपनीज फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर ऑर्डर 2019 में 22 जनवरी 2019 में नोटिफाई किया गया और इसमें कहा गया कि जो स्पेसिफाइड कंपनी है उन्हें एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में, और एक इनिशियल रिटर्न और 2 हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करनी होगी। रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न्स जो कि हम बात करें एक फाइनेंशियल ईयर को लेके चले जो अप्रैल टू मार्च है, तो उसमें 2 बार आपको ये फाइल करना होगा। अब स्पेसिफाइड कंपनीज क्या है? बेसिकली हर वो कंपनी जो कि एमएसएमई की डेफिनेशन में क्वालिफाई होती है, जो कोई गुड या सर्विस सप्लाई कर रही होती है और जिनका पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा एग्जीट हो चुका होता है, तो ये बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि अगर वो एमएसएमई की कैटेगरी में क्वालिफाइड सप्लायर से कोई भी सर्विसेज ले रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, और अगर उसका पेमेंट वो 45 दिन के अंदर नहीं कर रहा है, तो उसे एमएसएमई फॉर्म 1 जो कि MCA, आप जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स www.mcagov.in में लॉगिन करेंगे तब आप उसके जो फॉर्म्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, वो उसे फाइल करना है, हाफ ईयरली रेगुलरली उसे फाइल करना है। तो ये जो एक्ट आया इसमें सबसे पहले कहा गया कि आपको एक इनिशियल रिटर्न फाइल करना गया है। ये एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था, नोटिफाई हुआ था 22, जो ये प्रोविज़न डाला गया, ये डाला गया है 22 जनवरी 2019 में। उसमें 30 दिन का टाइम दिया गया था कि आप जो इनिशियल रिटर्न जाना है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन जानी है, बायर को डालनी है कि 45 डेज से ऊपर क्या एग्जीट ड्यू कर रहा है, उसको सप्लायर से उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसका अगर ड्यू डेट देखें तो वो 21 फरवरी 2019 थी, जो उनको 30 दिन के अंदर फर्निश करनी थी। उसके बाद हर साल उनको रेगुलर रिटर्न फर्निश करनी थी। अगर हम रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न्स की बात करें तो अगर आउटस्टैंडिंग्स डिटेल्स फाइल करनी हो तो सबसे पहला जो हाफ ईयरली रिटर्न फाइल होगा वो अप्रैल टू सितंबर होगा, फिर अक्टूबर टू मार्च होगा। जो ड्यू डेट होगी अप्रैल टू सितंबर की होगी 31 अक्टूबर, क्योंकि 30 दिन के अंतर्गत फाइल करना है, और अक्टूबर टू मार्च की होगी 30 अप्रैल। तब तक आपको रेगुलरली जो हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करने हैं अगर आपका कोई भी ड्यू एग्जीट कर रहा है। ये कंटेंट है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कंटेंट ऑफ एमएसएमई फॉर्म 1 है। उसका क्या है? इनिशियल रिटर्न में आपको टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी ड्यूज थे 22 तारीख 1 2019 तक, वो आपको फिल करने थे। पर्टिकुलर्स डालने थे सप्लायर के, जैसे कि उसका फाइनेंशियल ईयर डालना है, किस ईयर उसका ड्यू हो रहा है, नेम क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर डालना था, टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है, और डेट डालनी थी जब से वो अमाउंट ड्यू है।
और इसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रीज़न भी डिफाइन करना था बायर को कि क्यों उसने 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उसने पेमेंट नहीं करी है, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये रिटर्न फाइल करना था। फिर उसके बाद जो हाफ ईयरली रिटर्न्स थी उसमें भी सेम कंटेंट है, हर बार अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च जो जाना है उसमें भी पर्टिकुलर्स जाएंगे, सप्लायर के फाइनेंशियल ईयर टू विच दे रिलेट, देयर पैन नंबर, द अमाउंट ड्यू, द डेट फ्रॉम विच द अमाउंट इज ड्यू एंड द रीजंस बिहाइंड दैट। ये इस फॉर्म 3 पेज का है और बहुत सिंपल है, तो कोई भी बायर इसे खुद भी फिल कर सकता है, किसी प्रोफेशनल के थ्रू भी फिल करा सकता है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेट ना करके बहुत ही सिंपल रखा गया। अब कुछ एडवाइजेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो बायर हैं, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये जो MSME फॉर्म 1 है या उसके उनके जो ड्यूज़ होते हैं जो ओवर हो जाते हैं वो इजीली मैनेज हो सकते हैं। ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपकी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है उसे प्रॉपरली प्रिपेयर करिए और ये ध्यान रखिए कि 45 दिन से ज़्यादा किन किन का ड्यू है। आप इसमें कुछ हाइड नहीं कर सकते, आपको फेयरली एक जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, MCA पे फाइल करनी है, इसलिए आप इस पर कुछ हाइड मत करिए। आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए अपने क्रेडिटर्स की, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग से पेमेंट्स जो है वो मिस भी हो जाती हैं, इन्वॉइसेस खो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने वर्क ऑर्डर्स दिए उसके अगेंस्ट जो इन्वॉइसेस आ रही हैं वो 45 दिन से ऊपर ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे ही आप अपनी बिजनेस साइकिल को मेंटेन करिए। तो पहले एक लिस्टिंग कर लीजिए किसका 45 दिन से ऊपर जा रहा है और किसका 45 दिन के अंदर है अभी ड्यू। फिर जो KYC सिस्टम है, जितने भी सप्लायर हो उनका प्रॉपर KYC सिस्टम मेंटेन करके रखिए, ताकि जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जो पैन नंबर फिल करना है, जो अदर डिटेल्स फिल करनी है, वो आप इजीली फाइल कर सकें। फिर अपने सारे क्रेडिटर्स को ईमेल के द्वारा उनका बताइए कि उनका पेमेंट कितना ड्यू है और आप कब पेमेंट करेंगे, और 45 कोशिश तो करिए कि प्रॉपरली जो आपकी साइकिल हो वो 45 दिन के अंदर ही सॉल्व हो जाए। बहुत ज़रूरी है जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो प्लानिंग के साथ करना चाहिए। हर स्टेप में और हर स्टेज में एक प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, तो इस पे भी बायर को प्लान करना होगा कि 45 दिन मेरी एक साइकिल है, उससे पहले मुझे पेमेंट करनी है, उसके बाद नहीं। क्योंकि सोचिए जो अदर साइड बैठा हुआ सप्लायर है, अगर उसकी पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है तो उसको प्रोडक्शन में उसको कुछ मैन्युफैक्चर करना है या सर्विस जो वो सेक्टर में वो काम कर रहा है, जो सर्विस देनी है, वो उसको क्रिएट कैसे करेगा। तो उसके बारे में भी सोचिए और ध्यान रखिए, अपने बारे में भी ध्यान रखिए। अगर आपकी सारी जो क्रेडिटर्स है वो 45 दिन के ऊपर एग्जीड कर गए हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, आप इसे कंट्रोल में लाइए, अदरवाइज आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने सारे क्रेडिटर्स को 45 दिन की साइकिल के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपरली रिटर्न फाइल करिए, सो डैट देखिए ये रिटर्न जो ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं, कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास भी एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं जिनको पेमेंट नहीं गए हैं। प्लस ये प्रॉपर एक पोर्टल में रहेगा तो सबकी एक्सेसिबिलिटी में भी रहेगा कि टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हो, और आप जो 45 दिन से के ऊपर जा रहे हो, क्योंकि उनको आपको 3 टाइम्स इंटरेस्ट देना है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है प्लस 3 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट जो RBI नोटिफाई करता है आपको वो पे करना है। तो इट्स बेटर एज एन बायर, अगर आप बायर हो, कोई सर्विस ले रहे हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अपनी बिजनेस साइकिल को, अपनी क्रेडिट की जो साइकिल है उसको 45 दिन के अंदर ही रखिए। और हर बार जो आपको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी है उस पर ये प्रोसेस पूरा रिपीट करिए, प्रॉपर लिस्टिंग करिए, KYC बनाइए और अपने प्रीवियस जो सप्लायर्स है उनको फिनिश करिए पहले। फिर उसके दूसरे, जब भी ये हाफ ईयरली रिटर्न्स का आपको फ़ायदा है कि जब भी आप 6 मंथ्स में एक बार रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने जो पुराने 6 मंथ्स के आपके जो क्रेडिटर्स है उनको पे ऑफ करके ख़त्म भी करते रहिए, तभी तो ये आपके लिए एक प्रॉपर साइकिल होगी। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे केवल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आगे चल के हानि पहुंचा सकता है। तो अपनी बिजनेस साइकिल को, क्रेडिट साइकिल को 45 दिन के अंदर ही रखिए ताकि इस कंप्लायंस से आप बच सकें। हालांकि ये कंप्लायंस करना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट्स मैनेज कर लेते हैं 45 दिन के अंदर तो आपको ये इस कंप्लायंस से बच भी सकते हैं। जो क्राइटेरिया, हमने डेफिनेशन तो डिस्कस करी ही है, MSME की डेफिनेशन में कैसे क्या डिफाइंड है।
बट जो क्राइटेरिया है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का, वो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि ध्यान रखिए। जो हमने बात करी है स्पेसिफाइड कंपनीज़, तो ये उन्हीं कंपनीज़ के बारे में बात हो रही है जो एमएसएमई की डेफिनेशन पे क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख्स, और सर्विस सेक्टर में डज नॉट एक्सीड ₹10 lakhs। फिर उसके बाद करते हैं स्मॉल में एक्सीड 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। सर्विस में एक्सीड 10 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। मीडियम में बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग में, तो एक्सीड्स ₹5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। अगर सर्विस में बात करें एक्सीड्स ₹2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। दिस इज़ द क्राइटेरिया। आप देख लीजिए जो आपके सप्लायर्स हैं वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करिए। कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, हर चीज़ की कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं, तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं बायो को फाइल करने में, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ही नहीं फाइनलाइज कर पाते 45 दिन के अंदर। ऑब्टेनिंग डिटेल्स माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से कई बार जो होता है वो प्रॉपरली उनकी डिटेल्स ही नहीं होती, ना प्रॉपर इन्वॉइस होता है। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट पीरियड इन द बुक्स। आरओसी में आज फर्दर डिटेल्स, ये राइट है। फर्दर इंस्पेक्शन का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है उनको राइट है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो 405 सबसेक्शन 3 में राइट डिफाइन किया गया है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन विद द सेम एंटिटी, डिस्प्यूट इन द क्वालिटी क्वांटिटी रनिंग वर्क। कई बार होता है कि एक ही सप्लायर से मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं और इसे ट्रैक करने में या सेटल करने में डिस्प्यूट या हिंड्रेंसेस हो सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप एज इन फाइलिंग द रिटर्न बायर फेस करता है, बट इसे प्री प्लान करके चलिए ताकि जो इसकी पेनल्टी है या जो आप इंटरेस्ट रेट इस पर देने वाले उससे आप बच सकें। मिसयूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन भी, कई बार जो है इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए। अच्छा, इसमें फ़ाइन भी डिफ़ाइन है। मैं बता दूं वो कंपनीज़ जो इसे नहीं कंप्लाई कर रही हैं उनके ऊपर फ़ाइन है। अगर इफ़ अ कंपनी इज़ नॉट कंप्लाइंट तो उसके ऊपर फ़ाइन है कि अप टू 25,000 दे आर लायबल, उनके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करी जा सकती है, उनसे लिया जा सकता है। और डायरेक्टर्स पे भी फ़ाइन है टू, मतलब एक कंपनी, क्योंकि आपको पता है कंपनी एंड द डायरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट पर्सन है, ये कॉन्सेप्ट है, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो कंपनी एज एन कंपनी देयर इज अ 25,000 रुपीज फाइन, एज एन डायरेक्टर देयर इज अ फाइन रेंजिंग फ्रॉम 25,000 टू 3 lakhs, यानी 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का फाइन डायरेक्टर्स को पर्सनल कैपेसिटी पे भी लग सकता है, एज एन डायरेक्टर भी लग सकता है। तो इसका कंप्लायंस करिए, पेनल्टी से बचिए। और इम्प्रिजमेंट भी है अप टू 6 months, और दोनों एक साथ भी लग सकता है। हालांकि ये ऑफेंस कॉम्पाउंडेबल है, बट आप पे फाइन लगे या आप पे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट हो उससे पहले आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, अपनी जो बैलेंस शीट्स है, फाइनेंशियल्स हैं, उसे संभाल के उनसे प्रॉपर प्लानिंग से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस जो 45 डेज़ की साइकिल है उसके अंदर ही अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एमएसएमई फॉर्म 1 है जो कि नोटिफाई हुआ था 22 जनवरी 2019 पे। हमने इसके कंटेंट के बारे में बात करी थी। ये वही फॉर्म है और इसमें वैसे ही कंटेंट है। ये हाफ ईयरली और इनिशियली भी फाइल किया गया था। आप इसमें हाफ ईयरली रिटर्न भी फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बायर को अपना सिन नंबर, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, विच इज़ अ यूनिक नंबर विच इज़ गिवन टू एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इन इंडिया, वो दिया जाता है। फिर जब आप प्रीफिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेम और एड्रेस कंपनी का उठा लेगा और ईमेल आईडी भी उठा लेगा। फिर ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये इनिशियल रिटर्न है आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की। सबसे पहले जो नोटिफाई हुआ था ऑर्डर, उसमें अगर कोई रिटर्न ड्यू है उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसकी डिटेल्स जाएंगी। फिर जो रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न्स हैं उसमें आपको सारे डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फॉर्म बहुत सिंपल है, आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जो फिर उसके बाद देखिए रीजंस फॉर डिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये लिखें तो ध्यान रखें कि क्या रीज़न था कि 45 दिन से ज़्यादा आपने सप्लायर की पेमेंट रोकी हुई है, इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसके पास राइट है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, तो इसे केयरफुली फिल करें और कोशिश करें अपने क्रेडिटर्स को 45 दिन
के अंदर ही निपटा दें। इन केस अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और रीज़न दें। अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई आप लगाना चाह रहे हो, कोई वर्क ऑर्डर हो, कुछ इनवॉइसेस लगाना चाह रहे हो जो रेज्ड हो, वो भी आप, या रीजंस ही कुछ आपके वैलिड हो जिसको आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। दिस शुड बी डिजिटली साइन बाय अ डायरेक्टर, और आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एमसीए में। आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। आप एमसीए में अपना लॉगिन क्रिएट करके इस फॉर्म को अपलोड कर दीजिए और इसके बाद आपका ये हाफ ईयरली रिटर्न एमसीए में सबमिट हो जाएगा। ये छोटा सा सेशन था जानने के लिए जो एमएसएमई की समाधान योजना आई है, कंपनीज एक्ट में उसको कैसे इंक्लूड किया गया है और उसका कैसे आप कंप्लायंस कर सकते हो, या कंप्लायंस कब कब कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी है, क्या फ़ाइन है। तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ, और एंड करते हुए बस आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने क्रेडिट्स को बहुत अच्छे से प्लान करिए सो डैट कि आपके ऊपर लायबिलिटी ना आए। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी है इस एमएसएमई फॉर्म 1 पे, उसे सही बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में है उसे फर्निश करिए। अपनी बैलेंस शीट में जो इंटरेस्ट है उसका प्रोविज़न क्रिएट करिए, और अपने क्रेडिटर्स को 45 डेज़ की साइकिल के अंदर ही फिनिश करिए, तभी आपका बैलेंस अच्छे से ग्रो कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज यू विल बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन ऑफ सस्टेनेंस। तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली प्लान करिए, और एज एन एंटरप्रेन्योर इन सारी चीज़ों के लिए अपडेट्स लेते रहिए। इस सेशन को मैं ये एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।